जब हम किसी भी नई चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो हम चाहते हैं कि सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो। हाँ बिल्कुल। मतलब जैसे अगर किसी मशीन में कोई खराबी आ जाए तो मैकेनिक उसे खोलता है और उंगली रखकर बता देता है कि हाँ, ये वाला पुर्जा खराब है। सब कुछ कितना ठोस और निश्चित लगता है। सही कह रही हैं। हम इंसानों का दिमाग इसी तरह काम करता है। हमें हर चीज को एक तय खांचे में रखना और उसे स्पष्ट रूप से देखना पसंद है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि जिस दुनिया को हम इतना ठोस मानते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई यानी परमाणु या एटम के अंदर झांकते ही ये सारी निश्चितता खत्म हो जाती है। अरे पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अचानक से सब कुछ एक रहस्यमयी धुंधली दुनिया में बदल जाता है। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव में हम उसी रहस्यमयी दुनिया का पर्दाफाश करने वाले हैं। आज हमारे पास ना बहुत ही खास स्रोत मौजूद है, टॉपर की डायरी यानी टॉपर की एटॉमिक नोटबुक के एक्सक्लूसिव नोट्स। और हमारा मिशन बहुत ही साफ है। हम इन नोट्स की एक एक लाइन को डिकोड करने वाले हैं। हाँ, कोई भी जानकारी, कोई भी सूत्र छूटने वाला नहीं है। ये ब्रह्मांड के सबसे छोटे कणों को समझने का एक बहुत ही शानदार सफर होने वाला है। एकदम सही। एक ऐसी क्लासरूम जहां रटना नहीं बल्कि समझना हमारा लक्ष्य है। तो चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब हम पहली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि परमाणु की नींव कैसे रखी गई है। हाँ, बिल्कुल, चलिए देखते हैं। जो लोग हमें सुन रहे हैं वो जरा अपने दिमाग में स्लाइड पर बनी उस काल्पनिक 3D विभाजन रेखा की कल्पना करें जो कैथोड किरणों यानी इलेक्ट्रॉनों और एनोड किरणों यानी प्रोटॉनों को दो बिल्कुल अलग-अलग दुनिया में बांटती है। एक तरफ नेगेटिव और दूसरी तरफ पॉजिटिव की दुनिया। नोट्स के अनुसार ना परमाणु के अंदर दो तरह के कण होते हैं। अच्छा। हाँ, एक स्थायी कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिनसे मिलकर परमाणु का मूल ढांचा बनता है, और दूसरे होते हैं अस्थायी कण जैसे पॉजिट्रॉन, पाई मेसॉन और न्यूट्रिनो। और इन मूल कणों की खोज का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के जरिए इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जी बिल्कुल। ये किरणें लंबवत दिशा में यानी एकदम परपेंडिकुलर चलती हैं और इनमें ऋण आवेश होता है। नोट्स में इसका भार 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम दिया गया है। या फिर 0.00055 AMU कह सकते हैं। हाँ, और इसका आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम ऋण आवेश है। सही कहा। और दूसरी तरफ रदरफोर्ड ने एनोड किरणों से प्रोटॉन की खोज की। ये पॉजिटिव होते हैं और इनका भार 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम या 1.0078 AMU होता है। एकदम सही। पर यहाँ इन नोट्स को पढ़ते हुए मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए ना। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ब्रह्मांड के मूल कण हैं, तो पॉजिट्रॉन और पाई मेसॉन जैसे कणों को अस्थायी क्यों कहा जाता है? मतलब इनका अस्तित्व इतनी जल्दी क्यों मिट जाता है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। असल में ये अस्थायी कण परमाणु के अंदर ऊर्जा के आदान प्रदान या किसी भारी टकराव के दौरान बस पलक झपकते ही पैदा होते हैं। अच्छा, तुरंत ही? हाँ, और तुरंत ऊर्जा में या किसी और कण में बदल जाते हैं। इनका काम ब्रह्मांड के उस सूक्ष्म स्तर पर बलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, इसलिए ये टिककर नहीं बैठ सकते। समझ गया। वैसे जो श्रोता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ एक एग्जाम अलर्ट है। बिल्कुल, ये जरूरी है। इन दोनों कणों का AMU और ग्राम में जो सटीक भार नोट्स में दिया गया है ना, वो परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। इसे बिल्कुल उंगलियों पर याद होना चाहिए। ये तो हुई मूल कणों की बात। अब इन्हें समझने के बाद आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कण रहते कहाँ हैं। हाँ, जगह भी तो पता होनी चाहिए। बिल्कुल। अपने दिमाग में रदरफोर्ड के सोने के पन्नी वाले प्रयोग के 3D चित्र का वर्णन कीजिए। कल्पना करें कि लेजर जैसी कुछ किरणें सीधे पन्नी के पार जा रही हैं, कुछ हल्की सी मुड़ रही हैं और कुछ एक छोटे से ठोस 3D बॉक्सेस से टकराकर सीधे वापस लौट रही हैं। एकदम सही। इस स्लाइड पर सबसे पहले न्यूट्रॉन की खोज का जिक्र है। हाँ, 1932 में चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कणों का प्रहार करके न्यूट्रॉन की खोज की थी। और नोट स्पष्ट करते हैं कि इसका भार 1.0089 AMU है। और इस पे शून्य आवेश होता है, यानी ये उदासीन है, न्यूट्रल है। इसका रासायनिक समीकरण भी दिया है, 4Be9 + 2He4 मिलकर बनाते हैं 6C12 + 0N1। और इसके ठीक नीचे रदरफोर्ड का प्रयोग है जो बताता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, कुछ ठोस भाग है और बीच का वो निश्चित ठोस भाग नाभिक या न्यूक्लियस है।
लेकिन जरा सोचिए, अगर परमाणु का अधिकांश भाग पूरी तरह से खाली है तो वो चीज क्या है जो तेज रफ्तार अल्फा कणों को वापस लौटने पर मजबूर कर देती है? हाँ, मतलब क्या वो नाभिक बहुत ज्यादा भारी है? यही तो इस प्रयोग का सबसे बड़ा आहा पल था। नाभिक आकार में तो एक मटर के दाने जितना है। अगर परमाणु एक बड़े फुटबॉल स्टेडियम जितना हो, ओहो। लेकिन उस मटर के दाने में पूरे के पूरे स्टेडियम का वजन समाया हुआ है। वो इतना ज्यादा सघन है कि अल्फा कण उससे टकराकर, जैसे दीवार से टकराई गेंद वापस आती है ना, वैसे वापस आ जाते हैं। अरे वाह! और हाँ, यहाँ एक और एग्जाम अलर्ट मैं दे दूं। चैडविक का बेरिलियम और अल्फा कण वाला ये रासायनिक समीकरण परीक्षा में सीधे पूछा जाता है। इसे कंठस्थ कर लें। बिल्कुल। अब नाभिक को खोजने के बाद चलिए तीसरी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम इलेक्ट्रॉनों के रेस ट्रैक को समझेंगे। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। जरा बोर के 2D एकदम गोल वृत्ताकार रास्तों की तुलना सोमरफील्ड के 3D खींचे हुए अंडाकार यानी इलेक्ट्रिकल रास्तों से करें। दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, डायरी के नोट्स बताते हैं कि नील्स बोर के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। और घूमते समय उनकी ऊर्जा नहीं बदलती, लेकिन जब एक कूदते हैं तब ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। इसका सूत्र है E1 माइनस E2 बराबर HV। इसके अलावा बोर ने कोणीय संवेग का नियम दिया, MVR बराबर NH अपॉन 2π। लेकिन इसके बाद सोमरफील्ड ने इसमें संशोधन किया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्तीय या अंडाकार कक्षा में घूमते हैं और मुख्य कक्षाओं का उपकक्षाओं यानी SP, SPD, SPDF में विभाजन होता है। पर यहाँ एक उलझन है। कैसी उलझन? अगर इलेक्ट्रॉन एकदम गोल के बजाय अंडाकार रास्ते में घूम रहे हैं, तो क्या नाभिक के करीब आने पर उनकी गति में कोई भारी बदलाव आता है? एकदम आता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे अंतरिक्ष में कोई धूमकेतु सूरज से चक्कर लगा रहा हो। अच्छा, धूमकेतु वाला उदाहरण। जब वो दूर होता है तो धीमा चलता है, लेकिन जैसे ही वो सूरज के एकदम करीब आता है, गुरुत्वाकर्षण के भारी खिंचाव के कारण उसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के करीब से गुजरता है तो उसकी गति बढ़ जाती है। बिल्कुल। और यहाँ एक एग्जाम अलर्ट। ध्यान रखें, कोणीय संवेग का सूत्र MVR बराबर NH अपॉन 2π और प्लैंक नियंत्रांक का महत्व परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना है। ये कई गणनाओं का आधार जो है। अब तक हमने रास्ते देख लिए। हाँ, और कक्षाओं के आकार को समझने के बाद आइए अगली स्लाइड पर ध्यान देते हैं, जहां हम इनमें इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। चलिए भरते हैं। स्लाइड के ऊपरी हिस्से में बने उस ब्रैकेट पर ध्यान दें जो कक्षा, कोश और ऊर्जा स्तर सभी को एक ही धागे में पिरोकर एक समान अर्थ देता है। ये समझना जरूरी है कि ये अलग अलग चीजें नहीं हैं। इसे बाबेरी यानी बोर-बरी की इलेक्ट्रॉन वितरण योजना कहते हैं। इसके नियम बहुत स्पष्ट है। पहला, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² होते हैं। यानी पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में 32। और दूसरा नियम कहता है कि बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 और उसके भीतर वाली में 18 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। और सबसे दिलचस्प नियम यह है ना कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते ही नई कक्षा शुरू हो जाती है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? यदि 2n² सूत्र के अनुसार तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो बाहरी कक्षा में महज 8 इलेक्ट्रॉन होते ही नई कक्षा क्यों बन जाती? तीसरी कक्षा पूरी क्यों नहीं भरती? ये प्रकृति के न्यूनतम ऊर्जा और स्थिरता के सिद्धांत के कारण है। परमाणु कोई खाली बक्सा नहीं है जिसे बस भरना है। तो फिर क्या है? वो संतुलन चाहता है। जब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो परमाणु को एक जादुई समरूपता या सिमेट्री मिल जाती है, जिसे अष्टक यानी ऑक्टेट कहते हैं। ओहो, तो ये उसे बहुत स्थिर बनाता है। बिल्कुल। इसलिए अगली कक्षा शुरू हो जाती है। और यहाँ एग्जाम अलर्ट के तौर पर बता दूं कि 2n² का नियम ही पूरी केमिस्ट्री का आधार है। इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। यह स्थिरता का खेल बहुत अद्भुत है। नियम तो हमने पढ़ लिए। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं और इनके वास्तविक उदाहरण देखते हैं। चलिए। कल्पना करें अंकों की सीढ़ी की जो 10 से शुरू होकर 58 तक जा रही है, जैसे इलेक्ट्रॉनों की कोई इमारत बन रही हो। स्लाइड नंबर 5 पर बाबेरी नियम के उदाहरण दिए गए हैं। नियम साफ लिखा है, कक्षा में 8 से बढ़कर 9 हो जाते हैं,
लेकिन तब तक नहीं जब तक पिछली कक्षाएं 2n² के हिसाब से पूरी ना हो जाएं। यहाँ नियॉन 10 का विन्यास 2,8 और कैल्शियम 20 का विन्यास 2,8,8,2 दिखाया गया है। लेकिन असली बदलाव स्कैंडियम 21 से शुरू होता है, जहां विन्यास 2,8,9,2 हो जाता है। और ऐसे ही एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए सीरियम 58 तक ये 2,8,18,19,9,2 तक पहुंच जाता है। ये पूरी लाइन बाय लाइन कटलियां दिखाती है कि कैसे अंदर के कमरे भर रहे हैं। पर एक छात्र के नजरिए से सोचिए, हाँ, जब हम स्कैंडियम 21 पर पहुंचते हैं, जहां विन्यास 2,8,9,2 हो जाता है, तो क्या ये भ्रमित करने वाला नहीं है कि बाहर नई कक्षा शुरू हो चुकी है, लेकिन अचानक से अंदरूनी कक्षा फिर से भरने लगी है? भ्रमित करने वाला तो है, लेकिन इसका तर्क बहुत सुंदर है। आप इसे एक थिएटर की तरह सोचें। अच्छा, थिएटर? हाँ, सबसे पहले लोग आसानी से मिलने वाली आगे की कुर्सियां भरते हैं, यानी बाहरी 4S। लेकिन जब वो भर जाती हैं, तो लोग वापस बीच की उन कुर्सियों यानी 3D को भरने लगते हैं, जिन्हें पहले खाली छोड़ दिया गया था। क्योंकि वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल था। बिल्कुल, इसीलिए अंदर की कक्षा फिर से भरने लगती है। एग्जाम अलर्ट, कैल्शियम 20 के बाद वाले तत्वों का विन्यास बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि यहीं से ये नियम जटिल होता है। और ये थिएटर वाली बात ना ऊर्जा के स्तर पर भी लागू होती है। बिल्कुल लागू होती है। सीढ़ी चढ़ते हुए आइए स्लाइड नंबर 6 पर चलते हैं, जहां ऊर्जा का असली खेल शुरू होता है। हाँ, आउफबाउ का नियम। आउफबाउ के चित्र को 3D बुलबुलों के रूप में दर्शाएं, जिन्हें तिरछे तीर एक एक करके छेदते हुए नीचे जा रहे हैं। इस स्लाइड में बचे हुए उदाहरण प्रासियोडिनियम 59 से लेकर एस्टेटीन 85 तक का जिक्र है। साथ ही एक ट्रिक बॉक्स है जहां 18,9,2 के नीचे जाने वाले तीर को समझाया गया है, जो बड़े तत्वों के लिए काम आता है। लेकिन सबसे मुख्य है ऑफबाउ का नियम। ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p से लेकर 8s तक। तीरों के बहने की दिशा ये तय करती है कि इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा। या मेरा एक सवाल है, पूछिए। ऑफबाउ के इन तिरछे तीरों के अनुसार 4s कक्षा 3d से पहले भरती है। एक इलेक्ट्रॉन के पास तो दिमाग होता नहीं है, तो उसे कैसे पता चलता है कि उसे 3d को छोड़कर पहले 4s में जाना है? उसे पता नहीं होता, वो बस ऊर्जा की ढलान पर लुढ़क जाता है। ढलान पर? हाँ, पानी हमेशा वहीं बहता है जहां उसे कम मेहनत करनी पड़े। 4s उपकक्षा की ऊर्जा 3D उपकक्षा से थोड़ी कम होती है। अच्छा। इसलिए इलेक्ट्रॉन स्वाभाविक रूप से पहले 4s रूपी निचले गड्ढे में गिरते हैं, और जब वो भर जाता है तब 3D की बारी आती है। ये तो बहुत ही आसान तरीका है समझने का। और हाँ, एग्जाम अलर्ट, ऑफबाउ के आरेख में तीरों के कटने का क्रम याद रखना सबसे बड़ी शॉर्टकट ट्रिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए। यह ढलान वाला उदाहरण इसे एकदम साफ कर देता है। अब देखते हैं कि यह ऊर्जा का क्रम वास्तव में कैसे लागू होता है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए। यहाँ मैं चाहूंगी कि श्रोता क्रोमियम और कॉपर के पास लगे लाल रंग के बड़े स्टार की ओर ध्यान दें, जो खतरे की घंटी की तरह चमक रहे हैं। बिल्कुल एक्सेप्शंस हैं ये। नोट्स बताते हैं कि S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉनों की क्षमता होती है। प्रश्न 1 में स्कैंडियम 21 और प्रश्न 2 में ब्रोमीन 35 का सामान्य विन्यास दिखाया गया है। लेकिन अपवाद यानी एक्सेप्शंस में कॉपर 29 का विन्यास 4s1 3d10 और क्रोमियम 24 का 4s1 3d5 है। सामान्य नियम से तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। हाँ, लेकिन नोट्स में कारण लिखा है हाफ फिल्ड यानी D5 और फुल फिल्ड यानी D10 अधिक स्थायी होते हैं। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण नोट्स भी हैं। 41, 42, 45, 47 के आखिरी S में 1 रहता है और 46 के आखिरी S में 0 रहता है। यह अपवाद बहुत दिलचस्प है। मतलब आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ D उपकोष ऐसा क्या जादू करता है कि वो सामान्य S उपकोष को तोड़कर ज्यादा स्थिरता हासिल कर लेता है? इसका जादू ना सममितीय यानी सिमेट्री में है। सिमेट्री में? हाँ, सोचिए, एक गाड़ी के चारों पहियों में बराबर हवा हो तो वो कितनी स्थिर चलती है। जब D उपकोष ठीक आधा या पूरा भर जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण एकदम सममित हो जाता है। अरे वाह! वे आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से ऊर्जा का आदान प्रदान कर पाते हैं, जिससे पूरा परमाणु रिलैक्स हो जाता है। ये तो बहुत लॉजिकल है। और श्रोताओं, एग्जाम अलर्ट, क्रोमियम और कॉपर के अपवाद हर साल परीक्षा में टकराते हैं। इन्हें तो
घोंट कर पी जाइए। ये समरूपता की बात तो हम प्रकृति में हर जगह देखते हैं। सही कहा। अब इलेक्ट्रॉनों की दुनिया से बाहर निकलकर चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं और वापस नाभिक के भीतर झांकते हैं। हाँ, न्यूक्लियस में। उस 3D रिसाइक्लिंग चक्र को विजुअलाइज करें जहां P यानी प्रोटॉन और N यानी न्यूट्रॉन लगातार पाई मेसॉन के जरिए एक दूसरे में बदल रहे हैं। इस स्लाइड की शुरुआत में पिछले विषय के कुछ बचे हुए नोट्स हैं। 57 के आखिरी S में 0 रहता है और 89 के आखिरी SF में 0 रहता है। स्वरूप में इसे SF ही लिखा गया है। इसके बाद आता है नाभिक का स्थायित्व। नोट सवाल उठाते हैं, समान धनावेश वाले प्रोटॉनों के भारी प्रतिकर्षण यानी रिपल्शन के बावजूद नाभिक क्यों नहीं टूटता? उत्तर है युकावा का सिद्धांत, जिन्होंने बताया कि नाभिक में पाई मेसॉन नाम के कण होते हैं जो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में लगातार बदलते रहते हैं। साथ ही स्थायित्व का N/P यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात दिया है। 1 से 1.5 तक स्थायी और 1.5 से अधिक होने पर अस्थायी। उदाहरण के लिए कैल्शियम 40 का अनुपात 1 है और यूरेनियम 238 का 1.5 से ज्यादा है। यहाँ एक चीज मुझे परेशान कर रही है। क्या? यूरेनियम 238 का अनुपात 1.5 से ज्यादा है। क्या इसका मतलब ये है कि 1.5 का आंकड़ा पार करते ही हर तत्व अचानक से एक रेडियोधर्मी बम की तरह बर्ताव करने लगता है? बहुत हद तक हाँ। जब न्यूट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो पाई मेसॉन का वो रिसाइक्लिंग चक्र गड़बड़ा जाता है। अच्छा। नाभिक इतना भारी और अस्थिर हो जाता है कि वो खुद को एक साथ बांधकर नहीं रख पाता और टूटने लगता है, जिसमें से खतरनाक रेडिएशन निकलता है, जिसे हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। बाप रे। और एग्जाम अलर्ट, युकावा का पाई मेसॉन सिद्धांत और N/P अनुपात की गणना पर आधारित सवाल पक्के आते हैं। तो ये सारा खेल संतुलन का है। स्थायित्व को समझने के बाद आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं, जहां विज्ञान के कुछ सबसे रहस्यमयी नियम हमारा इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। हुंड के नियम वाले उस टेबल की कल्पना करें जहां छोटे छोटे कमरों में अकेले ऊपर की ओर इशारा करते हुए तीर बैठे हैं। इस स्लाइड में पहला नियम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाँ, ये कहता है कि किसी गतिशील कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ सही निर्धारण असंभव है। इसका सूत्र है डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। और दूसरा है हुंड का नियम। उपकक्षा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके जाते हैं, फिर उनका युग्मन यानी पेयरिंग शुरू होता है। टेबल में s,p,d,f के कक्षक दिखाए गए हैं और नाइट्रोजन 7 का उदाहरण है जिसका विन्यास 1s2, 2s2, 2p3 है, जहां p उपकक्षा के तीनों कक्षकों में एक एक तीर ऊपर की तरफ है। हाइजेनबर्ग का नियम सुनकर एक अजीब सी उलझन होती है। कैसी उलझन? क्या ये अनिश्चितता हमारी मशीनों और माइक्रोस्कोप की कमजोरी है, या ब्रह्मांड ने ही अपने कणों को इस तरह बनाया है कि हम उन्हें कभी पूरी तरह पकड़ न सकें? ये सवाल तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों की नींद उड़ा चुका है। लेकिन क्वांटम भौतिकी मानती है कि ये हमारी मशीनों की कमी नहीं है, ये ब्रह्मांड के कपड़े की बुनावट ही ऐसी है। मतलब? आप एक उड़ती हुई रेस कार की फोटो खींचें, अगर शटर स्पीड तेज है तो कार एकदम साफ दिखेगी, यानी स्थिति पता चल गई, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि वो कितनी तेज जा रही थी। हाँ, सही बात है। अगर शटर स्पीड धीमी है तो कार धुंधली दिखेगी, रफ्तार का एहसास होगा, लेकिन उसकी सही जगह पता नहीं चलेगी। परमाणु स्तर पर वास्तविकता ही धुंधली है। क्या बात है। और एग्जाम अलर्ट, डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। ये सूत्र परीक्षा में सीधे MCQ के रूप में आता है। वास्तविकता का धुंधलापन, ये विचार ही कितना गहरा है। हुंड के कमरों को भरने के बाद चलिए 10वीं स्लाइड की ओर कदम बढ़ाते हैं, जहां पदार्थ का एक नया ही रूप सामने आता है। डुअल नेचर। हाँ, चित्र में बने एक ठोस बिंदु जो कण को दर्शाता है और उसके ठीक बगल में बहती हुई पानी की लहर जैसी रेखा जो तरंग को दर्शाती है, उसके कंट्रास्ट को उभारें। स्लाइड की शुरुआत हुंड के नियम के बचे हुए उदाहरणों से होती है। क्लोरीन 17 और मैंगनीज 25 के तीर वाले बॉक्स जो दिखाते हैं कि कक्षक कैसे भरते हैं। फिर आता है डी ब्रॉगली की द्वैत प्रकृति। इसके अनुसार प्रकाश की तरह प्रत्येक पदार्थ, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन, कण और तरंग दोनों रूपों में व्यवहार करता है। यहाँ 2 सूत्र दिए गए हैं।
कण के रूप में आइंस्टीन का E बराबर mc² और तरंग के रूप में प्लैंक का E बराबर hv। ये बात ना पचने में थोड़ी मुश्किल है। क्यों? अगर हर कण एक तरंग भी है, तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में तेज दौड़ती हुई कार या क्रिकेट की गेंद हमें तरंगों की तरह बर्ताव करती हुई या लहरें मारती हुई क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि लहर का आकार यानी तरंगदैर्ध्य वस्तु के भार के एकदम उल्टा यानी व्युत्क्रम अनुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा। क्रिकेट की गेंद इतनी भारी होती है कि उसकी तरंग इतनी छोटी हो जाती है कि कोई मशीन उसे नाप ही नहीं सकती। लेकिन इलेक्ट्रॉन का भार हमने पहली स्लाइड में देखा था, लगभग 0। हाँ, तो इसलिए उसकी तरंग साफ तौर पर परमाणु के अंदर फैल जाती है। बिल्कुल। एग्जाम अलर्ट, डी ब्रॉगली के ये दोनों प्रारंभिक सूत्र आगे की हर बड़ी गणना का आधार हैं। अब समझ आया कि सूक्ष्म दुनिया की नियम हमारी बड़ी दुनिया से इतने अलग क्यों हैं। आइए अब 11वीं स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि इन दो सूत्रों को मिलाकर डी ब्रॉगली ने क्या जादू किया। चलिए देखते हैं। स्लाइड के पीले रंग के बॉक्स में चमकते हुए अंतिम सूत्र लैम्डा बराबर h/p को एक जादुई चाबी की तरह प्रस्तुत करे जो क्वांटम दुनिया का ताला खोलती है। यहाँ समीकरण 1 और 2 को बराबर करने की गणितीय प्रक्रिया लाइन बाय लाइन समझाई गई है। mc² बराबर hv। चूंकि v बराबर c/λ होता है, इसलिए यह mc² बराबर h गुणा c/λ हो जाता है। c से c कटने पर लैम्डा बराबर h/mc मिलता है। और हम जानते हैं कि द्रव्यमान m गुणा वेग c संवेग यानी p होता है, तो अंत में सूत्र बनता है लैम्डा बराबर h/p। इसके बाद क्वांटम संख्याएं शुरू होती हैं, जो 4 प्रकार की हैं। पहली मुख्य क्वांटम संख्या n, जो कक्षा को प्रदर्शित करती है। और दूसरी द्विगंशी क्वांटम संख्या l, जो उपकक्षा को प्रदर्शित करती है, जिसके मान s बराबर 0, p बराबर 1, d बराबर 2, f बराबर 3 होते हैं। मुझे ना यहाँ एक बात पूछनी है। हाँ, बताइए। हमें ये तो पता चल गया कि L उपकक्षा को दर्शाता है, लेकिन विज्ञान में S, P, D, F जैसे ही विशिष्ट अक्षरों का चुनाव क्यों किया गया? ABCD क्यों नहीं? इसके पीछे का कारण इतिहास में है। जब वैज्ञानिक शुरुआती दौर में परमाणुओं से निकलने वाले प्रकाश यानी स्पेक्ट्रम को देख रहे थे, तो उन्हें कुछ अलग-अलग तरह की रेखाएं दिखी। अच्छा। उन्होंने इन्हें अंग्रेजी शब्दों के नाम दिए, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल। इन्हीं शब्दों के पहले अक्षर S, P, D, F बन गए, जो आज तक चल रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही ऐतिहासिक जानकारी है। और हाँ, एग्जाम अलर्ट, लैम्डा बराबर h/p सूत्र और SPDF के लिए L के मान कंठस्थ होने चाहिए। और अब इस शानदार सफर को पूरा करने के लिए अपनी अंतिम स्लाइड पर चलते हैं। आखिरी स्लाइड। उस बक्से की 3D कल्पना करें जिसमें एक तीर ऊपर और एक तीर नीचे है, और उनके नीचे घूमते हुए गोल चक्र घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज और विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज में बने हैं। यहाँ बाकी बची 2 क्वांटम संख्याएं हैं। तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या m, ये कक्षक को प्रदर्शित करती है। इसका सूत्र है m बराबर 2l+1 और इसके मान -l से 0 सहित +l तक होते हैं। नोट्स में दिया है कि l बराबर 0 के लिए m बराबर 0 होता है, यानी 1 मान। l बराबर 1 के लिए m बराबर -1, 0 + 1, यानी 3 मान। l बराबर 2 के लिए 5 मान और l बराबर 3 के लिए 7 मान। अंत में है चौथी चक्रण क्वांटम संख्या s, जो इलेक्ट्रॉन के घूमने को प्रदर्शित करती है। क्लॉकवाइज घूमने के लिए s बराबर +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज के लिए s बराबर -1/2 होता है। एक बात सोचिए, एक छोटे से कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पर समान ऋणावेश होता है। हाँ, तो क्या सिर्फ उनका ये उल्टा घूमना ही उन्हें आपस में जबरदस्त प्रतिकर्षण से टकराकर नष्ट होने से बचाता है? बिल्कुल। जब कोई आवेशित कण घूमता है तो वह एक छोटा सा चुंबक बन जाता है। एक का उत्तरी ध्रुव ऊपर होता है और दूसरे का नीचे। अच्छा, मैग्नेट की तरह। हाँ, उनका उल्टा घूमना उनके चुंबकीय क्षेत्रों को एक दूसरे को कैंसिल आउट करने में मदद करता है, जिससे वे इतनी छोटी सी जगह में भी एक दूसरे को बर्दाश्त कर पाते हैं। क्या बात है। एग्जाम अलर्ट, चुंबकीय क्वांटम संख्या निकालने का सूत्र
m बराबर 2l+1 परीक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सब देखकर लगता है कि परमाणु के अंदर कितनी परफेक्ट कोरियोग्राफी चल रही है। एकदम सही। और इसी के साथ हमने टॉपर की डायरी के एक-एक शब्द को थॉमसन की कैथोड रे से लेकर चारों क्वांटम संख्याओं तक पूरी तरह से डिकोड कर लिया है। जो श्रोता हमारे साथ इस सफर में जुड़े हैं, उन्हें ये एहसास हो गया होगा कि ये केवल परीक्षा के नोट्स नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये उस अदृश्य दुनिया का ब्लूप्रिंट है जिससे हम, आप और ये पूरा ब्रह्मांड बना है। विज्ञान की ये गहराई वाकई हमें अपने ही अस्तित्व पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। हाँ, बिल्कुल करती है। जरा सोचिए, शुरुआत में हमने उस मशीन और खराबी की बात की थी जहां सब कुछ निश्चित था, लेकिन इस सफर के बाद हमने क्या देखा? एक धुंधली दुनिया। जिस ब्रह्मांड को हम इतना ठोस और वास्तविक मानते हैं, वो ऐसे कणों से बना है जो एक ही समय में कण भी हैं और तरंग भी, जैसा डी ब्रॉगली ने बताया। हाँ, और जिनकी सटीक स्थिति और गति हम कभी एक साथ जान ही नहीं सकते, जैसा हाइजेनबर्ग ने साबित किया। सही बात है। तो क्या हमारी पूरी सच्चाई, हमारी पूरी वास्तविकता बस संभावनाओं यानी प्रोबेबिलिटीज का एक खेल भर है? इस पर विचार